आप सभी को मेरा नमस्कार है। वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग लॉ। जैसे कि इसके पहले हमने संविधान क्या है इस टॉपिक पर बात की थी। आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न प्रस्तावना क्या है और दूसरा है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। सबसे पहले हम प्रस्तावना क्या है इसको समझेंगे। प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है और यह आवश्यक भी है, क्योंकि प्रस्तावना संपूर्ण अधिनियम की भावना को कुछ ही शब्दों में प्रकट कर देती है और प्रस्तावना उस अधिनियम का दर्पण होती है। इस प्रकार से हमने प्रस्तावना के संबंध में कुछ लाइनें लिखी। उसके बाद हमें लिखना है कि हमारे संविधान के अनुसार प्रस्तावना क्या है। हम भारत के लोग से लेकर आत्मार्पित करते हैं, वहाँ तक हम प्रस्तावना को डिफाइन करेंगे। अब जब हमने प्रस्तावना को डिफाइन कर दिया तो प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 42वें संविधान संशोधन के पूर्व के थे, मतलब जब हमारे संविधान में संशोधन नहीं हुआ था तब के। लेकिन उसके बाद संशोधन होने के बाद 42वां संविधान संशोधन होने के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों को जोड़ा गया और यह ऐड किया गया। तो अब हम इन शब्दों को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या होता है कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत अपनी गृह नीति और विदेशी नीति स्वयं ही बना सकता है। और दूसरा, समाजवादी। जो हमारा संविधान है, संविधान ने हमेशा ही ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें कर्मकारों और जो निम्न वर्ग के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यही उसके मुख्य तत्व हैं। और दूसरा, पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं है, अतः राज्य हर धर्म को एक समान महत्व देगा। और दूसरा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या अर्थ है? तो जो हमारा भारत शासन है, हमेशा से इसके लिए कहा जाता है जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चलाया जाना, अतः संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। और हमारे संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक शासन की अवधारणा परिलक्षित होती है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हमने तैयार कर लिया कि प्रस्तावना क्या होती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो कुछ केसों के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है कि A.K. गोपाल बनाम मद्रास के केस में बताया गया है और इंद्रू बेरीवारी के मामले में और सज्जन सिंह के मामले में, सभी इन मामलों में यह बोला गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब हमारे पास केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया और इसमें सभी की दुविधा को, सभी की शंकाओं को समाप्त कर दिया और कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न भाग है, और इसमें 368 के माध्यम से संशोधन भी किया जा सकता है। लेकिन इस निर्णय में यह कहते हुए एक राइडर भी लगाया कि जो हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संशोधन के माध्यम से उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। तो हमेशा जब भी संविधान में संशोधन किया जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ही किया जाए। अब कुछ प्रश्न हैं प्रस्तावना से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि प्रस्तावना किसने रखी थी, कौन लेकर आया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा यह प्रस्तावना रखी गई थी। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो हमारे संविधान की इन्फोर्समेंट डेट क्या है? तो जैसे कि हमारी प्रस्तावना में ही लिखा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया है, मतलब उस दिन हमारे जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था और हमने कुछ आर्टिकल तुरंत ही इन्फोर्स हो गए थे, जैसे कि आर्टिकल 394 में ये बताया गया है। और दूसरी डेट है 26 जनवरी 1950। इस डेट को
हमारा पूरा अधिनियम इन फोर्स मीन्स लागू हो गया था। आप जैसे 26 नवंबर 1950 को विधि दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। प्रस्तावना को संविधान का भाग ही माना गया है। जहाँ कहीं संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध लगती है तो इसका सही अर्थ निकालने के लिए प्रस्तावना की ही सहायता लेनी होती है। धन्यवाद।